अलमारी को नीचे रखा गया तो अलमारी बड़े बेमालूम अंदाज में मुझे ऊपर से नीचे होती हुई महसूस हुई। मैं समझ गया कि अलमारी को सप्लाई वाले स्टेमर पर ला कर रख दिया गया है। माधवी किसी के साथ अंग्रेजी में बात कर रही थी। शायद वो स्टेमर का कैप्टन या इंजीनियर था। कुछ वक्त नीचे गुजर गया, फिर स्टेमर के हॉर्न की 3 बार आवाज़ बुलंद हुई और इसके फ़ौरन बाद स्टेमर का इंजन स्टार्ट हो गया और मुझे अलमारी के अंदर बैठे बैठे हल्का सा धचका लगा। स्टेमर समंदर पर चल पड़ा था। यह वो समंदर था जिसको मैं अलमारी में बंद रहकर ही अबूर कर सकता था। यह समंदर मेरे लिए आग का दरिया था। अब मैं समंदर को एक तरह से महफूज हालत में अबूर कर रहा था। स्टेमर के इंजन की गुड़गुड़ाहट ज़्यादा थी और लगता था कि उसकी रफ्तार बहुत हल्की है। इसकी वजह यही हो सकती थी कि स्टेमर पर सप्लाई का काफ़ी सामान लदा हुआ था। समंदर का 3-4 मील का फासला स्टेमर ने काफ़ी वक्त लगा कर तय किया। मुझे अलमारी में बैठे बैठे सख्त गर्मी लगने लगी थी और जिस्म पसीने में शराबोर हो गया था, मगर मुझे यह गर्मी बर्दाश्त करनी थी। आखिर स्टेमर ने बार बार वसल देना शुरू कर दिया। लगता था कि जेल वाले जजीरे का घाट करीब आ गया है। इतने में अलमारी को दीवार पर किसी ने बड़ी आस्था से ठक ठक किया। साथ ही माधवी की धीमी आवाज़ आई, हम पहुंच गए हैं, बस थोड़ी सी और तकलीफ बर्दाश्त कर लो, बोलना बिल्कुल मत। मैं खामोश रहा। स्टेमर घाट के साथ जाकर लग गया। फिर उसी तरह मजदूरों ने मेरी अलमारी को उठाकर स्टेमर से निकाला और एक जगह रख दिया। माधवी की आवाज़ आई, वो अंग्रेजी में बोल रही थी, ऑफिस का ट्रक इस तरफ खड़ा है, अलमारी को इधर ले चलो। वहाँ से फिर मेरी अलमारी को उठा लिया गया और किसी दूसरे ट्रक में ले जाकर रख दिया गया। गर्मी और हब्स की वजह से मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। मैं उठकर खड़ा हो गया और मुंह ऊपर वाले सुराखों की तरफ करके ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगा। ताज़ा समुद्री हवा मुझे बड़े करीब से आने लगी और तबीयत की घबराहट काफ़ी हद तक जाती रही। अब मैं अलमारी में सीधा खड़े का खड़ा ही रहा। ट्रक जजीरे की सड़क पर जा रहा था। सड़क ऊंची नीची थी। ट्रक को हल्के हल्के धचके लग रहे थे। ट्रक की रफ्तार हल्की थी। कभी ट्रक एक तरफ घूम जाता, कभी दूसरी तरफ मुड़ जाता। फिर वो एक जगह पहुंचकर रुक गया। किसी आदमी की आवाज़ आई, इसमें क्या है? माधवी की आवाज़ फिर बुलंद हुई, ओके पटेल भाई, ओके, ऑफिस के वास्ते अलमारी लाया है। उस मर्द की आवाज़ आई, ठीक है, आगे जाओ। ट्रक फिर चल पड़ा, मगर बहुत धीमी रफ्तार के साथ चल रहा था। किसी ने ट्रक की साइड पर हाथ मारा। ट्रक चलता रहा। ट्रक एक तरफ मुड़ा और रुक गया। ट्रक की अगली सीटों की खिड़कियां खुलने और बंद होने की आवाज़ आई। अलमारी ऑफिस के अंदर ले जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता होके। कुछ लोगों ने अलमारी को उठाकर ट्रक में से उतारा और उसी तरह उठाए हुए दूर ले जाने के बाद एक जगह रख दिया। माधवी ने कहा, बस ठीक है, अब तुम लोग जाओ, ओके। मजदूरों के आपस में तेलुगु जबान में बात करने की आवाज़ आई। फिर ये आवाज़ें दूर होते होते गायब हो गईं। गहरी खामोशी छा गई। कोई 2 मिनट बाद फर्श पर किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। टक टक टक। आवाज़ मेरी अलमारी के पास आकर रुक गई। तुम ठीक हो ना? माधवी ने मेरा नाम लेकर कहा। मैंने आहिस्ता से कहा, मुझे अंदर से निकालो, बड़ी सख्त गर्मी लग रही है। अलमारी में चाबी घुमाई गई। अलमारी का दरवाज़ा खुल गया। ताज़ा ठंडी हवा का झोंका मेरे जिस्म से टकराया। मेरे सामने कमरे की धीमी रोशनी में माधवी खड़ी थी। कमरे में एक बड़ी मेज़ थी। दीवार के साथ कुर्सियां लगी थीं। दीवार पर इंडिया का बहुत बड़ा नक्शा लगा था। बड़ी मेज़ के पीछे दीवार पर गांधी और पंडित नेहरू की तस्वीरें लटक रही थीं। मैं जल्दी से बाहर निकलकर करीबी कुर्सी पर बैठकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। माधवी ने कहा, तुम ठीक हो ना? मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा, आप बिल्कुल ठीक हो। क्या हम जजीरे की जेल के अंदर आ गए हैं? माधवी अलमारी बंद कर रही थी। कहने लगी, ऊंची आवाज़ में बात न करो, तुम इस वक्त जजीरे की जेल के अंदर चीफ वार्डन के ऑफिस में हो। छत के साथ लगा पंखा चल रहा था। मेरे पसीने में शराबोर बदन को ये हवा बड़ी खुशगवार लग रही थी। मैंने कहा, यहाँ से हमें कहाँ जाना होगा? ये बात मैंने सरगोशी में माधवी से पूछी थी। उसने हाथ से मुझे खामोश रहने का इशारा किया और दरवाजे की तरफ बढ़ी। असल में दरवाजे की तरफ से किसी के भारी बूटों की चाप आ रही थी। दरवाज़ा बंद था। माधवी ने मुझे मेज़ की दूसरी तरफ छुप जाने का इशारा किया।
मैं जल्दी से बड़ी मेज़ के पीछे जाकर उसके नीचे बैठ गया। यहाँ से मुझे दरवाजे का निचला आधा हिस्सा नजर आ रहा था। माधवी ने दरवाज़ा खोल दिया। बाहर से कोई आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके भारी सियाह फौजी अंदाज के बूट, टांगों पर चढ़ी हुई खाकी जुराबें और नेकर का कुछ हिस्सा नजर आ रहा था। उस आदमी ने कहा, मैडम अभी इधर काम करेगा या स्टोर में जाएगा? ये कोई गार्ड था जिसकी वहाँ रात को पहरा देने की ड्यूटी थी। माधवी ने बड़े पुरसकून लहजे में बेनियाजी से कहा, अभी थोड़ी देर को ऑफिस में काम करेगा, फिर स्टोर में चेकिंग के वास्ते जाएगा। तुम गेट पर ड्यूटी पर जाएगा? यस मैडम। और उस आदमी की टांगें पीछे को घूमकर दरवाजे में से बाहर निकल गईं। मैं मेज़ के नीचे ही छुपा रहा। माधवी ने दरवाज़ा बंद कर दिया, मगर चटखनी न लगी। मेज़ के पास आकर उसने मुझे बाहर निकल आने का इशारा किया। मैं उठकर कुर्सी पर बैठ गया। उसने कुछ फाइलें खोलकर अपने सामने रख लीं और कुर्सी पर बैठते हुए कहने लगी, तुम इस कुर्सी पर से उठकर अलमारी की साथ वाली कुर्सी पर जाकर बैठ जाओ। अलमारी की ओट में एक कुर्सी पड़ी थी। मैं उस पर जाकर बैठ गया। उसने फाइल पे नजरें जमाई हुई थीं। कहने लगी, सप्लाई वाली रात को मैं यहाँ रात की ड्यूटी पर होती हूँ। यहाँ कोई नहीं है। जेल के सारे दफ्तर बंद होते हैं, फिर भी एहतियात ज़रूरी है। ये चौकीदार अंदर किसी वक्त में आकर झांक सकता है, इसलिए मैंने तुम्हें अलमारी की ओट में बिठाया है। मैंने कहा, लेकिन हमें कितनी देर तक यहाँ बैठे रहना होगा? माधवी ने अपनी कलाई वाली घड़ी देखी और बोली, अभी 8 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। ठीक 8:30 बजे जेल के कैदियों में खाना तकसीम होता है। यहाँ कैदियों को खाना सलाखों के अंदर ही खिलाया जाता है। इस वक्त मैं थोड़ी देर के लिए जाऊँगी, वापस आकर बताऊँगी कि तुम्हें आगे क्या करना होगा। मैं अलमारी की ओट में कुर्सी पर खामोश बैठा रहा। माधवी धीमी आवाज़ में किसी वक्त मुँह से कोई बात कर लेती थी। ठीक 8:30 बजे वो कुर्सी छोड़कर उठी। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, मैं जाती हूँ, जल्दी वापस आ जाऊँगी। मैं कमरे को बाहर से ताला लगा कर जाऊँगी। तुम खामोश बैठे रहना, खांसी भी आए तो रोक लेना, क्योंकि बाहर सिक्योरिटी गार्ड टहलता रहता है। उसके जाने के बाद मैं अपनी जगह पर चुपचाप बैठा रहा। दीवार पर कलाक लगा हुआ था। मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद कलाक को देख लेता था। आधे घंटे बाद माधवी वापस आई। दरवाज़ा बंद करके वो अलमारी के करीब आकर कहने लगी, ये लो, इसे अपनी कमीज़ पर सामने की तरफ लगा लो। उसने पर्स में से एक शनाख्ती कार्ड निकाल कर मुझे दिया, जिसके साथ बक्सुआ लगा हुआ था। उस पर अंग्रेज़ी और तेलुगु ज़बानों में किसी आदमी का नाम लिखा हुआ था और मोहर भी लगी थी। कहने लगी, यह जेल के एक ऐसे किचन मेड का ID कार्ड है जो 1 माह की छुट्टी पर गया हुआ है। मैंने अपनी कमीज़ के सामने की तरफ ID कार्ड चिपकाते हुए कहा, लेकिन किचन के लोग मेरे अजनबी चेहरे को देखकर ज़रूर पूछेंगे कि मैं कौन हूँ और मैंने इस शख्स का ID कार्ड कहाँ से लिया है जो 1 माह की छुट्टी पर गया हुआ है। माधवी पर्स को बंद कर रही थी और कहने लगी, तुम किचन की तरफ नहीं जाओगे, मैं बताती हूँ तुम्हें कहाँ जाना होगा। सुनो, मैं अभी स्टोर में सप्लाई की चेकिंग के लिए जाऊँगी। वहाँ मुझे घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा। इस दौरान कैदियों को खाना दे दिया गया होगा। उनकी रात की आखिरी गिनती भी पूरी हो चुकी होगी। रात को ठीक 11 बजे कैदियों की बरकों और कोठरियों की रोशनी बुझा दी जाती है। सिर्फ कोठरियों के सामने वाली बत्तियां जलती रहती हैं। मैं अब तुम्हारे पास वापस नहीं आऊँगी। दीवार पर कलाक लगा हुआ है। इस कलाक पर जब ठीक रात के 11:15 बजे तो तुम इस कमरे की बत्ती बुझा देना, पंखा भी बंद कर देना और बड़ी एहतियात से कमरे में से निकलकर बाएं जानब कॉरिडोर में चलते जाना। 20 कदम चलने के बाद एक दरवाज़ा आएगा। दरवाज़ा मैंने खुला रखा होगा। उस दरवाजे में से गुजर कर तुम आगे जाओगे तो तुम्हें एक नीम रोशन बरामदा मिलेगा। उसकी एक जानब ऊंची दीवार होगी, दूसरी जानब छोटी छोटी 5 कोठरियाँ होंगी। बरामदे के पहले दरवाजे पर और आखिरी दरवाजे पर 2 संतरी पहरा दे रहे होंगे। बरामदे के दरवाजे के बाहर एक बाल्टी पड़ी होगी। तुम वो बाल्टी उठाकर बरामदे में दाखिल हो जाओगे। संतरी तुम्हारी तरफ सरसरी नज़रों से देखेगा। पहली कोठड़ी में जो कैदी बंद होगा उसके बर्तन दरवाजे की सलाखों के बाहर पड़े होंगे। तुम उनको उठाकर बाल्टी में रख लोगे। इसके बाद 2 कोठड़ियाँ खाली होंगी। चौथी कोठड़ी के खाली बर्तन भी दरवाजे की सलाखों के बाहर पड़े होंगे। उस कोठड़ी में तुम्हारा कैप्टन जमशेद कैद है। दरवाजे पर जो ताला लगा हुआ है
उसकी चाबी दूसरे दरवाजे वाले संतरी की बेल्ट में लगी होगी। या जो कुछ करना होगा वो सिर्फ तुम ही को करना होगा। तुमने दोनों संतरियों पर काबू पा लिया और उनको इस तरह काबू किया कि वो कोई आवाज़ ना निकाल सके और दीवार के साथ लगे अलार्म का बटन ना दबा सके। तो तुम दूसरे संतरी की बेल्ट से चाबी निकाल कर कोठड़ी का दरवाज़ा खोलोगे और कैप्टन जमशेद को निकाल कर दूसरे दरवाजे के बरामदे से बाहर निकलते ही दाएं जाने मुड़ जाओगे। ये कोठड़ियों का भी हिस्सा होगा। वहाँ एक पुराना ट्रक खड़ा है। उस मैन होल में से जेल का सारा पानी एक सुरंग में से होकर समंदर में गिरता है। तुम दोनों उस सुरंग में से होकर जेल की चार दीवारी से बाहर निकल जाओगे। बाहर समंदर में छोटी बड़ी चट्टानें आएंगी। उनमें एक सबसे ऊंची चट्टान है। उस ऊंची चट्टान के अकम में एक जगह ज़मीन पर पत्थर की सील मिलेगी। उस पर मैंने दरख्तों की टहनियाँ काट कर डाल रखी हैं। पत्थर की सील हटाओगे तो नीचे एक सुरंग मिलेगी। बस तुम दोनों सुरंग में छुप जाओगे और मेरा इंतज़ार करोगे। खबरदार, जब तक मैं ना आऊँ हरगज़ वहाँ से मत बाहर निकलना। अब मैं सप्लाई का सामान चेक करने स्टोर में जाती हूँ। तुम्हें ठीक 11:15 अपने मिशन पर निकल पड़ना है। माधवी ये कहकर चली गई। मैं चीफ वार्डन के कमरे में अलमारी की ओट में होकर बैठ गया। जब दीवार पर लगे हुए कलाक ने रात के ठीक 11:15 तो मैंने अल्लाह ताला को याद किया और पहले कमरे में चलता हुआ पंखा ऑफ किया, फिर कमरे की बत्ती बुझाई और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया और कॉरिडोर में बाएं तरफ दबे पांव चलने लगा। 20 कदम चलने के बाद एक दरवाज़ा आ गया। दरवाज़ा खुला था। दरवाजे में से निकलकर देखा तो आगे एक रोशन बरामदा था। मैंने रुककर गौर से देखा। बरामदे की एक जानब ऊंची दीवार थी, दूसरी जानब कोठड़ियाँ थीं। उन कोठड़ियों के वस्त में एक खंभे के साथ बल्ब जल रहा था। उसकी रोशनी धीमी थी और मुझे कोठड़ी की सलाखें नजर आ रही थीं। बरामदे के शुरू में एक ही बाल्टी पड़ी थी। मैंने बाल्टी उठा ली। एक संतरी पहली कोठड़ी के आगे टहलकर पहरा दे रहा था। उसने बंदूक कंधे पर लगा रखी थी। मैंने बरामदे के आखिर में निगाह डाली। वो चौथी कोठड़ी थी। हमारा बहादुर पाकिस्तानी जांबाज इसी कोठड़ी में कैद था। उस कोठड़ी के आगे एक संतरी स्टूल पर बैठा हुआ था। मुझे उन दोनों संतरियों को काबू करना था। मैंने उन्हें सिर्फ कुछ देर के लिए बेहोश करना चाहता था, मगर सूरत हाल इतनी नाजुक थी कि वो मेरे हाथों मर भी सकते थे। मेरी नीयत उन्हें मारने की नहीं थी। सबसे पहले मुझे पहली कोठड़ी के आगे जो संतरी टहल रहा था उसे काबू करना था। मैंने बाल्टी एक तरफ अंधेरे में रख दिया और खुद भी दीवार की ओट में हो गया। संतरी को अपनी तरफ मुतवज्जे करने का सिर्फ एक ही तरीका था कि मैं उससे कोई बात करूँ। मैंने बाल्टी उठा ली और वहीं से संतरी को आवाज़ दिया, साहब इधर सांप है। संतरी ने मुझे बाल्टी हाथ में लिए खड़े देखा तो समझ गया कि किचन का मुलाजिम कैदियों के बर्तन इकट्ठे करके ले जाने आया है। वो बरामदे में से उतरकर मेरी तरफ बढ़ा। उसने तेलुगु या तमिल ज़बान में मुझसे कुछ पूछा। मेरी समझ में कुछ न आया। मैंने एक तरफ अंधेरे में इशारा करके कहा, सांप सनेक है, सनेक कोबरा। संतरी ने बंदूक सीधी कर लिया और झुककर अंधेरे में देखने लगा। मैंने बाल्टी ज़मीन पर रख दिया और उसके पहलू में आकर पूरी ताकत से अपना बाजू उसकी गर्दन के पीछे मारा। इस खास दांव की हमें खास तौर पर ट्रेनिंग दी गई थी। गर्दन के वस्त में हाथ की भरपूर ज़रब से गर्दन की हड्डी टूट जाती है। मैंने अपनी तरफ से इस बात का बड़ा ख्याल रखा था कि ज़रब सिर्फ इतनी हो कि संतरी बेहोश हो जाए, लेकिन जब संतरी मुंह के बल गिरा तो मैंने उसके कान के नीचे उल्टा हाथ रख कर देखा। उसके दिल की धड़कन बंद हो चुकी थी। संतरी के गिरने से ज़रा सा शोर बुलंद हुआ था। इस शोर को सुनकर बरामदे के दूसरे सिरे पर चौथी कोठड़ी के बाहर जो संतरी स्टूल पर बैठा था वो उठ खड़ा हुआ। उसने वहीं से पहले वाले संतरी को आवाज़ देकर पूछा, क्या बात है। मैं बरामदे में आ गया और उसे कहा, साहब संतरी जी बेहोश हो गया है। दूसरा संतरी घबरा कर मेरी तरफ दौड़ा। मैं एक तरफ हट गया। दूसरे लम्हे दूसरा संतरी भी पहले संतरी के ऊपर मुंह के बल गिरकर बेहोश हो गया था या मर गया था। उसकी गर्दन पर हाथ रखकर उसके दिल की धड़कन परखने का वक्त नहीं था। वो बेहोश ज़रूर हो गया था। मैंने उसकी बेल्ट में लगा हुआ चाबियों का गुच्छा निकाल लिया और बरामदे में चौथी कोठड़ी की तरफ दौड़ा। चौथी कोठड़ी में रोशनी हो रही थी। उस रोशनी में मैंने एक इंसान को ज़मीन पर ऊंधे मुंह पड़े देखा। मैंने चाबियों के गुच्छे में से ताले पर चाबियां लगानी शुरू कर दी। ज़बूं हाल कैदी ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा।
मैंने इशारे से उसे खामोश रहने को कहा और जल्दी जल्दी चाबियां लगाने लगा। आखिर एक चाबी लग गई। मैं सलाखों वाला दरवाज़ा खोल कर अंदर चला आया और कैदी से पूछा, क्या तुम पाकिस्तान जाबाज फोर्स के कैप्टन हो? हाँ, नौजवान ने जवाब दिया। मैंने पूछा, जल्दी से अपना नाम बता दो। मेरा नाम जमशेद है। ठीक है, फ़ौरन मेरे साथ निकल चलो, जल्दी करो। कैप्टन जमशेद जैसे पहले ही से तैयार बैठा था। वो बोरिए पर से उठा और मेरे साथ कोठड़ी से बाहर निकल आया। मैं बरामदे से निकलकर जल्दी से दाएं तरफ मुड़ गया। यह जेल की काल कोठरियों का पिछवाड़ा था। कैप्टन जमशेद को मैंने अपने पीछे रखा हुआ था। वो ऐसा से बोला, जेल की दीवार पर कैसे चढ़ेंगे? मैंने सरगोशी में कहा, पुलिस खामोश रहो। वहाँ इतना अंधेरा नहीं था। जेल की चार दीवारी पर जो वाच टावर बने हुए थे, उनकी सर्च लाइट का दायरा दीवार की दूसरी जानब चल रहा था। उस रोशनी का अक्स जेल की चार दीवारी के अंदर की फिजा को भी उजाल रहा था। मुझे एक जानब ट्रक खड़ा नजर आया। मैंने कैप्टन जमशेद को अपने पीछे आने का इशारा किया और ट्रक की तरफ बढ़ा। मैं भी झुक कर चल रहा था। कैप्टन जमशेद भी झुक कर चल रहा था। ट्रक के पास जाकर मैं मेन होल के ढक्कन को तलाश करने लगा। कैप्टन जमशेद वहीं बैठ गया। मुझे मेन होल नजर आ गया। मैंने कैप्टन को इशारा किया। हम दोनों ने मेन होल का ढक्कन किसी न किसी तरह उठा लिया। मैंने उसे सरगोशी में कहा, हमें इसके अंदर उतरना है। ढक्कन अलग होते ही नीचे गटर की सुरिंग में से नाखुशगवार बू के भभके निकले। मैं पहले नीचे उतर गया। नीचे अंधेरा था। मैंने हाथों से टटोल कर महसूस किया कि ये कोई पाइप नहीं था, बल्कि ज़मीन के अंदर वाकई एक काफ़ी कुशादा सुरिंग बनी हुई थी। इस दौरान कैप्टन जमशेद भी नीचे उतर आया था। हमने दोबारा ढक्कन लगाकर मेन होल का मुंह बंद कर दिया। अंदर की फिजा में हूँ और गर्मी और हबस था। अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैंने जेब से माचिस निकाल कर जलानी चाहिए, मगर इस ख्याल से रुक गया कि अंदर हल्की हल्की गैस की बू भी है, कहीं आग न भड़क उठे। मैंने कैप्टन जमशेद से कहा, यह सुरंग जेल की चार दीवारी के बाहर समुद्री चट्टानों में जा निकलती है। हमें यहाँ से तेज तेज चलना होगा। सुरंग ज़्यादा ऊंची नहीं थी। हम झुककर आगे की तरफ चलने लगे। सुरंग के दरमियान में पानी की नाली बनी हुई थी। दोनों जानब चलने के लिए जगह बनी हुई थी। दीवार के साथ बिजली के मोटे तार जुड़े हुए थे। मुझे पसीने आने लगे। सुरंग में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, गर्मी और हबस बढ़ता जा रहा था। कैप्टन जमशेद मेरे पीछे चला रहा था। एक जगह हमें ताज़ा हवा महसूस हुई। यहाँ शायद सुरंग की छत में कोई हवादान लगा हुआ था। ताज़ा हवा ने हमें थोड़ा सा सुकून दिया। खुदा का शुक्र था कि सुरंग ज़्यादा लंबी नहीं थी। हम सुरंग में से बाहर खुली फिजा में निकले। यहाँ समंदर हमारे सामने था और चट्टानों से उसकी लहरें दूर दूर से आकर टकरा रही थीं। कैप्टन जमशेद लंबे लंबे सांस ले रहा था। कहने लगा, क्या तुम अपने बारे में मुझे नहीं बताओगे कि तुम कौन हो? मैंने कहा, मुसलमान हूँ, पाकिस्तानी हूँ, और मेरा मिशन तुम्हें यहाँ से फ़रार करवाना और पाकिस्तान पहुँचाना है। आगे कोई सवाल न करना। ये सब बातें बाद में की जा सकती हैं। अभी तुम मेरे पीछे पीछे चले आओ। मैंने अंधेरे में चट्टानों की तरफ देखा। रात की तारीकी में चट्टानों के खाके ही नजर आ रहे थे। इतने में एक जानब से वाच टावर की सर्च लाइट की रोशनी का दायरा दीवार के साथ साथ हमारी तरफ बढ़ता नजर आया। हम जल्दी से दौड़कर चट्टान के पीछे हो गए। रोशनी का दायरा आगे निकलकर एक जगह रुक गया। फिर यही दायरा जेल की चार दीवारी के अंदर होकर वापस आने लगा। इस दौरान मैंने समंदर किनारे की चट्टानों में से बड़ी चट्टान को देख लिया था। मैंने कैप्टन से कहा, हम उस चट्टान की तरफ जाएंगे। बड़ी चट्टान समंदर के पानियों में थी और समंदर की मौजें उससे टकरा टकरा कर झाग उड़ाती वापस चली जाती थीं। बड़ी चट्टान की एक जानब मुझे ज़मीन पर झाड़ियाँ सी नजर आईं। मैंने उन्हें एक तरफ हटाया तो नीचे पत्थर की चकोर सिल पड़ी थी। हमने मिलकर सिल को एक तरफ सिरका दिया। नीचे गड्ढा बना हुआ था। मैंने जमशेद से कहा, हमें यहाँ छुप कर किसी का इंतज़ार करना है। हम गड्ढे में उतर गए। बाहर की धीमी धीमी रोशनी में मैंने देखा कि गड्ढे की दीवार में एक जानब गार का मुंह था। मैंने झांक कर देखा, यह कोई कुदरती गार था और गार में दूसरी जानब से हवा आ रही थी। हमने पत्थर की सिल को दोबारा गड्ढे के ऊपर इस तरह रख दिया कि वो बिल्कुल फिट हो गया और ज़मीन के साथ ज़मीन हो गया। हम कुदरती गार में दाखिल हो गया। 10-12 गज चलने के बाद गार के आगे दीवार आ गया। हम वहीं बैठ गए।
میں نے کیپٹن جمشید سے کہا، تمہیں گھبراہٹ تو محسوس نہیں ہو رہی ہے؟ کیپٹن جمشید کہنے لگا، نہیں ہے، ایک تو میں پہلے ہی سخت جان فوجی ہوں، اوپر سے ان لوگوں نے مجھ پر اتنا ٹارچر کیا ہے کہ اب اس قسم کی تکلیفوں کا احساس نہیں ہوتا۔ کیپٹن جمشید مجھ سے پوچھنے لگا کہ میں کون ہوں اور اسے بھارتی جیل سے فرار کروانے کا خیال مجھے کیسے آیا۔ میں نے اسے اپنے بارے میں صرف اتنا ہی بتایا کہ میرا تعلق کشمیری حریت پسندوں کے ایک ایسے گروہ سے ہے جو کشمیر کے محاذ پر بھارتی فوجیوں سے بھی برسر پیکار رہتا ہے اور بھارت کے دوسرے شہروں میں قید اپنے مجاہدوں کی بھی خبر رکھتا ہے اور انہیں بھارتی جیلوں سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیپٹن جمشید نے میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، لیکن دوست، اس جیل کے چاروں طرف خطرناک سمندر ہے جس میں آدم خور شارکیں چھوڑ دی گئی ہیں۔ یہ سمندر 3-4 میل کے پھیلاؤ میں ہے۔ تم نے مجھے جیل کی کال کوٹھی سے تو آزاد کروا لیا ہے، لیکن یہاں سے باہر نکل کر خطرناک سمندر کیسے عبور کریں گے؟ میں نے کہا، جس شخص نے مجھے تم تک پہنچنے میں میری مدد کی ہے وہ ہمیں سمندر پار کرنے کی بھی کوئی ترکیب بتا دے گا۔ یہ کون ہے جس نے تمہاری مجھ تک پہنچانے میں مدد کی؟ میں نے کیپٹن جمشید کو میڈم مادھوی کے بارے میں سب کچھ بتایا، مگر یہ نہ بتایا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے اور اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے یہ سارا خطرہ مول لیا ہے۔ میری جیب میں ریوالور اسی طرح محفوظ پڑا تھا۔ ہم اندھیرے میں بیٹھے دیر تک باتیں کرتے رہے۔ کیپٹن نے پوچھا، یہ نیک دل خاتون یہاں کس وقت آئے گی؟ کیونکہ میرے فرار کا کسی بھی وقت جیل کے عملے کو علم ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، یہ سب کچھ حالات پر منحصر ہے۔ اگر میڈم مادھوی کو مناسب موقع مل گیا تو وہ ابھی کسی وقت آ جائے گی، اگر نہ ملا تو ہو سکتا ہے ہمیں کل کا دن بھی اسی اندھیرے غار میں بسر کرنا پڑے۔ ویسے میڈم مادھوی کا پروگرام یہی تھا کہ وہ جزیرے سے واپس جانے والے سپلائی اسٹیمر کے ذریعے یہاں سے نکال دے گی۔ کیپٹن جمشید بولا، یہ کام مجھے مشکل نظر آتا ہے۔ اس کے بعد ہم دونوں خاموش ہو گئے۔ اتنے میں ہمیں غار میں ایسی مسلسل آواز سنائی دینے لگی جیسے باہر جیل میں خطرے کا الارم چیخ اٹھا ہوا۔ کیپٹن جمشید نے کہا، یہ جیل کا الارم ہے، انہیں میرے فرار کا علم ہو گیا ہے اور یقینی طور پر جیل والوں کو دونوں سنتریوں کی لاشیں بھی مل گئی ہوں گی۔ اب ہمارا یہاں سے نکلنا مزید مشکل ہو گیا ہے۔